Welcome to Immunology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब इम्यूनो का सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आप लोगों को फ़नी लगेगा। इतना फ़नी है, इतने मज़े की स्टोरी है। सारा मुझे ऐसे लगता है कि सारी वो जो इम्यूनो अभी तक हमने पढ़ी है ना, उसकी रिवीजन हो रही है। इसमें सिर्फ कोई न्यू बात नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक चीज़ के अलावा टीसीआर का स्ट्रक्चर थोड़ा न्यू होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले टी सेल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि भाई हमने जो है ना अपने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, मतलब जब से इम्यूनो स्टार्ट किया था तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो लिम्फॉइड प्रोजेनी है उसमें बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। और मैंने तब भी आपको याद करा दिया था कि जो टी सेल्स होते हैं उसमें CD4 होते हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, और दूसरा होता है CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। अब जो CD4 पॉजिटिव है उसका दूसरा नाम टी हेल्पर सेल और टी अफेक्टर सेल भी है, और जो CD8 सेल हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल कहते हैं। किलर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे हमारे हमारे सेल में कोई भी पैथोजन आया होगा ना, उस पूरे सेल को किल कर देगा। ये तो हमारी हो गई प्रीवियस बात है। उसके बाद इस टॉपिक में जो मेन फोकस होगा वो हमारा TCR पे होगा। TCR क्या है कि भाई रिसेप्टर है। जैसे हमने बी सेल का प्रीवियस लेक्चर में BCR पढ़ा था, उसको जो कि IgM थी, हम कहते थे कि वो उसके ऊपर क्या होता है, BCR होता है, जिस पर आके एंटीजन ने अटैच होना होता है। और हमारे पास जो टी सेल है उसके पास होता है TCR, चाहे वो CD4 पॉजिटिव टी सेल हो, चाहे वो CD8 पॉजिटिव टी सेल हो। लेकिन TCR जो CD4 पॉजिटिव टी सेल का है और TCR जो CD8 पॉजिटिव टी सेल का है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो स्ट्रक्चर जब मैं आपको बताऊँगी तब मैं बताऊँगी कि इसके TCR में क्या डिफरेंस है और इसके TCR में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट ऑफ द इम्यूनो से हम एक स्टोरी पढ़ के आ रहे हैं, जो कि मैंने रिपीट की है कितने से लेक्चर्स में अपने। वो स्टोरी क्या है, सिर्फ मैं अब 2 सेकंड्स में इसको वाइंड अप करना चाहती हूँ स्टोरी को। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अगर हमें कोई कट लगा, हमारे अंदर क्या आ गया, पैथोजन आ गया। जब वो पैथोजन आता है तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल की, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल ने उसको अपने PRR से पहचाना, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर से पहचाना, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, PRR से पहचाना, उसको अंदर डाला, उसको फेगोसाइटोस किया। फिर जब वो फेगोसाइटोस कर देता, हम कहते थे कि ये जो हमारा डेंड्रिटिक सेल है ना, ये डेंड्रिटिक सेल को मैं D से लिख रही हूँ। डेंड्रिटिक सेल है, ये शो ऑफ करता है। ये क्या करता है, अपनी MHC2 प्रोटीन पर अपना ये एंटीजन का एक पार्ट जो है ना लगा देता है शो ऑफ करने के लिए, और भागता हुआ जाता है हमारे लिम्फॉइड सेल्स में, जहाँ पड़े होते हैं, मैंने कहा था जैसे लिम्फ नोड्स वहाँ पड़े होते हैं हमारे T सेल्स और B सेल्स पड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, T सेल्स को दिखाता है, T सेल्स को कहता है ये देखो बॉडी में पैथोजन आया, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ही जब ये रिप्रेजेंट करेगा ना MHC2 के ज़रिए, ठीक है, MHC2 के ज़रिए ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैं पैथोजन ले आया हूँ, तो तब ही T सेल्स एक्टिवेट होंगे। जब T सेल्स एक्टिवेट होंगे, फिर मैंने ये स्टोरी हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं इम्यूनो के। जब T सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, B सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़, और वो जाती हैं और किल कर देती हैं। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी स्टार्ट ऑफ द इम्यूनो से। मैंने कहा था ये हमारे टी सेल्स हैं। टी सेल में भी 2 टाइप्स हैं, CD4 CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। अब जो CD4 पॉजिटिव है, CD8 पॉजिटिव है, उसमें भी हमारे TCR लगे होते हैं, जिस पर आके ये हमारा डेंड्रिटिक सेल है, डेंड्रिटिक सेल ने MHC2 पर जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ होता है अपना एंटीजन। ये अब इसमें मैंने आपको रूल ऑफ 8 बताया था। रूल ऑफ 8 क्या था, मैंने कहा था कि उसमें आंसर आपका 8 आना चाहिए दोनों बार। 8 कैसे आना चाहिए आंसर, रूल ऑफ 8 ऐसे याद करोगे, जो हमारा 2 1 8 जार 8 होता है, 2 4 जार 8, मतलब जोन सा। अब T सेल्स जो है ना CD4 पॉजिटिव और ये अगर MHC1 भी होता है इसके पास, MHC1, ठीक है। अगर MHC1 से ये अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, T सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है MHC1 से, तो
वो CD8 पॉजिटिव है। मतलब CD8 पॉजिटिव टी सेल्स तब एक्टिवेट होंगे जब अपना डेंड्रिटिक सेल अपनी MHC1 से इसको जो है ना एक्टिवेट करेगा। लेकिन हमारा जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स है वो तब एक्टिवेट होगा जब ये MHC2 से रिप्रेजेंट करेगा। बस ये रूल ऑफ 8 है, ये आपने याद रखना है। आंसर दोनों में 8 आना चाहिए। आपने क्या करना है, MHC1 से ये एक्टिवेट कर रहा है हमारे CD8 को, और ये MHC2 से ये एक्टिवेट कर रहा है हमारे CD4। इतना सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, टी सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उसके टाइप्स हमें याद है, मतलब सब कुछ हमें याद है, हमने पिछली ये बातें की प्रीवियस लेक्चर। अब थोड़ी सी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हमने बी सेल्स के बारे में पढ़ा उसके बारे में देखते हैं। हमने कहा था कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर है, जिसमें हमारे पास हमने ये बात कंफर्म कर ली, कंपैरिजन में भी पढ़ ली और यहाँ पर भी पढ़ ली कि जो बी सेल्स हैं वो बनते भी बोन मैरो में हैं, बोन मैरो के हेमाटोपोइटिक सेल्स में, जो कि लिम्फाइड प्रोजेनेटर है। बोन मैरो में बनते हैं बी सेल्स और मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। लेकिन थाइमस बनता, टी सेल्स बनते बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर जाके थाइमस ग्लैंड में होते हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, हमारी स्टर्नम पे होता है, और जाके चैट जीपीटी से पूछो या क्रोम से ना उसको सर्च कर लो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। थाइमस क्या करेगा, वहाँ जाके मैच्योर होगा। अब हमारी बात क्या थी, हमने कहा था हमारा बी और टी सेल्स किस लेवल पे हम कह रहे हैं मैच्योर होगा। ये कोई इंसान है जिसको प्यूबर्टी हो और वो मैच्योर हो जाए? नो ब्रो, असल में जो बी सेल प्रिकर्सर होता है उसके ऊपर BCR नहीं लगे हुए होते। जब उसके ऊपर BCR लग जाता है तो हम कहते हैं ये मैच्योर नाइव बी सेल है। और नाइव क्यों कहते हैं कि मासूम है, क्योंकि इसने अभी तक अपना दुश्मन नहीं देखा, एंटीजन नहीं देखा, इसलिए हम इसको नाइव कह रहे हैं। सेम एग्जैक्टली हमारे टी सेल्स के साथ होगा। टी सेल्स प्रिकर्सर, जो कि ऐसे समझो टी सेल के पास अगर, अब ये टी सेल है ना, टी सेल के पास अगर ये TCR रिसेप्टर नहीं है ना तो ये नंगा है, ऐसे समझ लो। नंगे से मुराद ये प्री टी सेल है, प्री टी सेल इमेच्योर टी सेल है। अब ये TCR रिसेप्टर लगवाने के लिए थाइमस के पास जाएगा और थाइमस क्या करेगा, CD4 पॉजिटिव टी सेल बनाएगा और CD8, मतलब इसको दे देगा TCR रिसेप्टर, इसको भी TCR। उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है आगे देखते हैं। आप यहाँ तक समझ आ गए कि थाइमस के पास जाना है और इसके ऊपर TCR लगना है, ये वहाँ मैच्योर होगा। सिंपल इज़ दैट। यहाँ तक हमारी कहानी हो गई है। एंड उसके बाद मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, मैंने आपको बी सेल जो प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ये हमारे पास जेरी से मैंने याद कराया था, वो जो ग्रे कलर का जेरी था वो प्री बी सेल है, फिर वो मैच्योर बना था, नाइव था, उसके बाद जब एंटीजन को देख लेता है तो वो मैच्योर बी सेल बन जाएगा। अब सेम एग्जैक्टली थाइमस को मैं आपको टोम से याद करा रही हूँ। टोम की देखो, छोटा सा मासूम सा टोम, ये टी सेल प्रिकर्सर है, मतलब ये अभी इमेच्योर है, ये वाला टी सेल हमारा टोम बहुत छोटा सा। फिर वो बनेगा मैच्योर नाइव टी सेल, मतलब मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, प्यूबर्टी पे पहुंच गया। उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में दुनिया देख लेगा, दुश्मन अपने देख लेगा, तो इसको हम कहेंगे सिर्फ मैच्योर टी सेल। बस इतना सारा ऐसे मैंने आपको हिंट से याद कराया था। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और वहाँ पर अपना देखते हैं कि आगे हमने क्या स्टडी करनी है। अब आप लोगों ने ना यहाँ पे एक डिज़ीज़ को ना नोटिस करना है। इन्होंने हमारे पहले पैराग्राफ में ये बता दिया कि थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होता है, इसलिए हम इसको टी सेल्स कह रहे हैं। और बी सेल्स को बी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैच्योर बोन मैरो में हो रहा था। फिर इसके ऊपर TCR होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब ये TCR कहाँ लगते हैं, कहाँ ये मैच्योर होता है, थाइमस के अंदर। अब अगर एक कोई बच्चा है, मतलब डिजीज़ का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है और UHS का शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं MCQs है बस। अगर थाइमस ग्लैंड किसी बच्चे का, न्यू बॉर्न का नहीं है जेनेटिकली, या उसका सही से डेवलप नहीं हुआ, तो उस बंदे को, उस बच्चे को डाइजर्ज सिंड्रोम होगा। मतलब कि उसमें टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे ना, जब टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे उनके ऊपर TCR नहीं लगेगा। जब TCR नहीं लगेगा तो उसमें, इसका मतलब वो वहीं पड़े रह जाएंगे, वो हमारी बॉडी में नहीं होंगे। तो उन बच्चों में टी सेल्स की कमी हो जाती है। जिनमें टी सेल्स की कमी हो जाएगी वो इम्यूनिटी कम हो जाएगी उनकी। जब टी सेल्स ही नहीं होंगे, वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, बी सेल नहीं होंगे, को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, तो वो बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, उसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी, बार बार वो बच्चा बीमार हो जाएगा।
अब यहाँ से सुन लो एक बात कि हमारे जो टी सेल्स हैं, सबसे पहले प्री टी सेल्स आएंगे बोन मैरो से, ठीक है, वो जाएंगे थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में भी आपको आगे मैं बताती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर थाइमस ग्लैंड डीजनरेटिव है, सही नहीं बना, तो उस बंदे को क्या होगी, उसके जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स मेच्योर नहीं बनेंगे, मेच्योर नाइव टी सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ऊपर TCR रिसेप्टर ही नहीं लगेगा, और ये काम थाइमस ग्लैंड का है। जब वो नहीं लगेगा तो उस बच्चे को क्या होगी, टी सेल्स की कमी हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और वो उसको क्या हो जाएगा, डाइजर्ज सिंड्रोम हो जाएगा। अब यहाँ से UHS के 3 MCUs मैं आपको कवर करा रही हूँ अब तक। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो इम्यूनोलॉजी है ना, वो हम ना एज अ स्टोरी पढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है ये फ़नी स्टोरी है जो हमारे मेडिकल में एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है। अब मज़े की बात यह है, इसको ना मिला के पढ़ो, मतलब एक लेक्चर को दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। क्यों, इसलिए ना मैंने तुम लोगों के लिए, अब देखो, अब एक डिज़ीज़ पढ़ी ना मैंने, पिछली सारी डिजीज़ को ना मैंने कहा है कि मैं तुम लोगों को रिवाइज़ करवा दूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने B सेल्स पढ़े थे, मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन एनीमिया। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था एक प्रोटीन नहीं होती जिसका नाम है BTK प्रोटीन का क्या नाम होता था, मैंने आपको रोड से याद कराया था कि रोड पे सिग्नल लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो प्री बी सेल को ये सिग्नल देता है बोन मैरो में, ये प्रोटीन, कि तुम ना अपने ऊपर TCR बनाओ। जब इसको सिग्नल ही नहीं BCR बनाओ। जब इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो BCR मैच्योर नहीं होंगे, उनके ऊपर BCR नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उस बंदे को एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन एनीमिया हो जाएगा। अब इस डिज़ीज़ का नाम नहीं भूलना आप लोगों ने, ओके। अब ना दूसरी डिज़ीज़ मैंने आपको कल बताना भूल गई थी, ये देख लो। ये ना हम वैसे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि साथ साथ डिजीज़ भी आपको याद हो, मतलब आप लोग भूल ना जाओ। सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी क्या होगी, जिस बंदे में ना वो एंजाइम, जो मैंने आपको कल रिकम्बिनेज एंजाइम पढ़ाए हैं, रिकम्बिनेज एंजाइम 2 बताए थे, एक RAG1 एक RAG2, जिसके अंदर ये एंजाइम्स नहीं होंगे, ये इनकी डेफिशिएंसी होगी, उनमें मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको ये डायग्राम बताई थी, मैंने कहा था यहाँ से जो जीन्स को कट कर रहा होता है ना, वो रैग एंजाइम कर रहा होता है, ठीक है। मैंने कल आपको ये वाली पिक्चर बना के बताई थी, और मैंने कहा था ये जो कटिंग होती है ये एंजाइम्स का काम है, रिकम्बिनेशन। जब ये कटिंग ही सही नहीं करेंगे, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से भी अब कट होना था ना, कटिंग ही सही नहीं करेंगे तो ये कांस्टेंट रीजन कहाँ से आएगा, और ये एंटी इम्यूनोग्लोबिन ये कैसे बनेगी, मतलब कटिंग ही नहीं हो रही उनकी, वो अब नॉर्मल है, वो कटिंग ही नहीं, वो अलग ही नहीं हो रहे, प्रोटीन कैसे बनेगी। इस वजह से उस बंदे में B सेल्स भी नहीं बनेंगे और T सेल्स भी नहीं बनेंगे, और उसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऐसे बच्चों को जो डिजीज़ होगी हम कहेंगे स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है। हमने अब पढ़ी है T सेल्स में एक और डिजीज़ पढ़ी है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें थाइमस जो है ना ग्लैंड की डेवलपमेंट सही नहीं होती। जब थाइमस ग्लैंड की डेवलपमेंट सही नहीं होगी तो T सेल्स इमेच्योर रहेंगे, उनके ऊपर TCR रिसेप्टर नहीं लगेगा, और उस बच्चे को डाइजॉर्ज सिंड्रोम हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डिजीज़ आ गई जो कि मैंने आपको वाइंड अप करा ली। यहाँ पर नाइव के बारे में लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी कब से बता चुकी हूँ, जब तक कोई सेल एंटीजन नहीं देखता, अपना दुश्मन नहीं देखता, वो मासूम ही रहेगा। इसको आप यूनिवर्सिटी से याद कर लो, यूनिवर्सिटी में ही जाके हमें ऐसे दुश्मन मिलते हैं। अच्छा खैर, अब आ जाओ मज़े के टॉपिक में। अब मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट है ना, अब तक तो हमने सारी रिवीजन की, पिछले टॉपिक्स की और स्टोरी पढ़ी। अब जो मेन है ना UHS का मोस्ट फेवरेट, एक तो इम्यूनोग्लोबिन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, IgM का, और एक TCR का स्ट्रक्चर। अब अगर ये आपको टॉपिक समझ नहीं आया ना, आपको नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 60 समझ नहीं आने वाला है। अगर आपको ये समझ ना आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है, और बहुत मज़े का है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। TCR रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो कि ये है हमारी बुक में ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने जो इसकी डायग्राम बनाई हुई है मैं आपको उससे पढ़ाती हूँ बच्चों। अब ना मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाई है, मतलब इसको ना थोड़ा कलरफुल दिखाने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है TCR रिसेप्टर की। किसकी, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग में लाओ T सेल्स को। T सेल्स चाहे CD4 हो चाहे CD8 हो, उन पे लगे हुए हैं TCR,
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है। जैसे हमने बीसीआर का स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस लेक्चर में, आईजीएम का सेम एग्जैक्टली हमने टीसीआर का स्ट्रक्चर देखना है। और अगर मैं आपको अभी भी यहाँ फोकस करें थोड़ा सा कि मैं अगर आपको ये बात समझ नहीं आती, आपको नेक्स्ट लेक्चर समझना आपके लिए इम्पॉसिबल है, बल्कि इम्यूनो ही समझना इम्पॉसिबल है। तो अब मेरी बात सुनो, टीसीआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टीसीआर का स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर करके ज़रा पढ़ते हैं। हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 लाइट हैं, 2 हैवी हैं। ये हैवी हैं, ठीक है, और ये 2 लाइट हैं। इसमें अब देखो 4 हो गई, 2 हैवी हैं, 2 लाइट हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 चेन्स हैं। एक अल्फ़ा चेन है, एक बीटा चेन है। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इस अल्फ़ा और बीटा को ना कलर कर दूँ, करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझते हैं। अच्छा, बल्कि मैं कलर कर लूँ फिर, ताकि मुझे थोड़ा सा ना इंटरेस्ट पैदा हो। मैं ना ज़रा कलरफुल वाली बंदी हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ड्राई हो रहा है सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब मैंने कलर भी कर दिया। जो अल्फ़ा चेन है उसको ब्राउन किया, और जो बीटा चेन है उसको ब्लैक किया। ब्लैक क्यों किया है वो मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, अब आपने जिस तरीके से हमने वहाँ 2 चेन्स पढ़ते थे, हैवी और लाइट, लेकिन वो 2 थी, पेयर्स में थी। ये अलग से एक है अल्फ़ा, एक है बीटा। बीटा को आप ना बिग से याद रखो। बिग मैं क्यों कह रही हूँ, हैवी की तरह, जैसे वो एक हैवी थी ना और एक लाइट थी, आप इसको बिग से याद रखो। क्यों कह रही हूँ मैं आगे बताऊँगी, जब मैं इसका जीन्स के बारे में बताऊँगी ना, तब मैं आपको बीटा चेन का बताऊँगी कि मैं इसको बी से बिग क्यों कह रही हूँ, बड़ा क्यों कह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे वहाँ पर चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो, उनके 2 पार्ट्स होते थे, रीजन होते थे, एक वेरिएबल रीजन, एक कांस्टेंट। वेरिएबल रीजन कौन होता था, जहाँ आके एंटीजन अटैच होता था, एंटीजन आके अटैच होता था, उसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कह रहे थे। कांस्टेंट रीजन कौन सा था, जो सेल के साथ अटैच था। मतलब कि अब ये टीसीआर है, टीसीआर यहाँ से तो एंटीजन अटैच होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये सेल के साथ अटैच है। बिल्कुल बीसीआर का जो एफसी फ्रेगमेंट था, हम आईजीएम का पढ़ते थे, हम कहते थे वो सेल के साथ अटैच है। यहाँ पर भी वो सेल के साथ अटैच है। ये सारा कुछ हो गया। अब ना थोड़ा सा बीसीआर और टीसीआर में क्या डिफरेंस है, हमने ना अब आपको मज़े की बात अब समझ आएगी। हम टी सेल्स में 2 टाइप, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स और CD8 पॉजिटिव टी सेल किस बेस पे कह रहे थे। अब ये 2 चेन्स, इसके साथ ना एक अटैच होता है को रिसेप्टर। ये पूरा स्ट्रक्चर टीसीआर रिसेप्टर का ही है, मतलब टीसीआर पूरा ही है, लेकिन उसके अंदर अल्फ़ा चेन है, बीटा चेन है, वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं हम सारे। उसके बाद यहाँ साथ में लगा हुआ होता है एक छोटा सा प्यारा सा को रिसेप्टर, या अब ना उसी में चेंज है, या वो CD4 होगा, ये को रिसेप्टर, बस ये नाम है, एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया उन्होंने, या CD4 होगा या CD8 होगा। जिस सेल के अंदर, जिस टी सेल के अंदर जिसके TCR में CD4 लगा होगा, उस सेल को हम कहते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, और जिसके अंदर CD8 को रिसेप्टर लगा हुआ होगा उसको कहेंगे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। इतना सा डिफरेंस है टी सेल में। मतलब मैंने आपको टी सेल का, जब मैंने आपको बताया था ना CD4 होते हैं, CD8 होते हैं, तो मैंने क्या कहा था, जैसे हमारी शक्लें चेंज होती हैं ना, ये बिल्कुल TCR की ना शक्ल चेंज है। मतलब इसके साथ किसी के, जैसे हम बहन भाई होते हैं, दोनों बहन भाई हैं, टी सेल्स के ही बच्चे हैं, CD8 पॉजिटिव CD8, तो उनमें क्या होता है, थोड़े से फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है। सेम एग्जैक्टली इनमें भी थोड़ा फीचर का डिफरेंस है, इसलिए हम CD4 और CD8 कह रहे हैं। अभी मैं इसके फंक्शन पे नहीं गई, मैं स्ट्रक्चर को क्लियर कर रही हूँ। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ तुम लोग एक काम करो, एक तावीज़ बना के ना ऐसे पहन लो, ठीक है। मतलब इस बात को नहीं भूलना। ये बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास, ज़रा गौर से सुना, अब हमारे पास ये तो हमें समझ आ गई है, हमारे पास TCR रिसेप्टर है, ये अल्फ़ा चेन है, ये बीटा चेन है, यहाँ आके एंटीजन अटैच हो रहा है, और हम बहुत क्लियर हैं विद द, हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर से जो स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, और हमें पता है कि जो हमारा टी सेल है, चाहे CD4 हो चाहे CD8 हो, उसका जो TCR है उसके साथ आके MHC ने अटैच होना है। MHC कौन है, हमारा डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल आके अटैच होगा और इसको एक्टिवेट करेगा कि जागो उठो, एंटीजन आया है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके ये जो अल्फ़ा चेन है, बीटा चेन है, इसके साथ अटैचमेंट तो हो रही है एंटीजन की भी, MHC की भी, ठीक है। मतलब डेंड्रिटिक सेल भी इसके साथ आके अटैच होगा। ये हम ना अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेंड्रिटिक सेल अपने MHC से TCR पे कैसे अटैच हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट UHS का शॉर्ट क्वेश्चन है।
और वो भी आपको तब समझ आएगा जब आपको स्ट्रक्चर में बहुत क्लियर हो गए। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, अल्फा और बीटा चेन। जैसे हमने एंटीबॉडी में पढ़ा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हैवी चेन आपस में अटैच है डाइसल्फाइड चेन बॉन्ड से। उसके अलावा लाइट चेन और हैवी चेन में भी डाइसल्फाइड है। सेम एग्जैक्टली अल्फा और बीटा में भी डाइसल्फाइड है। अब जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि इसमें ना अल्फा चेन है, बीटा चेन है, और साथ में हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है और CD3 प्रोटीन है। इसमें CD3 प्रोटीन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। इधर से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। CD8 क्यों कह रही हूँ मैं, CD3 प्रोटीन। अब इसका मतलब जो हमारा TCR रिसेप्टर है उसमें CD4 होगी या CD8 होगी, साथ में चाहे CD4 हो चाहे साथ में CD3 मस्ट है। ये बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ना रजिस्टर पे बल्कि पहले बता देती हूँ, रुको। ये देखो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैंने ये कहा ये हमारा पास है टी सेल है। अब चाहे वो टी सेल CD4 पॉजिटिव हो, पॉजिटिव टी सेल हो, या हमारे पास CD8 पॉजिटिव टी सेल हो। और ये हम दो क्यू टाइप्स कौन सी बेस पे हम टाइप्स कर रहे हैं, को रिसेप्टर की बेस पे। अब यहाँ हमारे पास है एक अल्फ़ा चेन, एक बीटा चेन, ठीक है। अब ना अल्फ़ा और ये जो बीटा चेन है ये वेरिएबल रीजन हो गया, कांस्टेंट रीजन हो गया। अब इसका ना ये मेम्ब्रेन के ऊपर ना ऐसे लगा हुआ होता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका ना आगे से ना एक डोमेन होती है ताकि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ना अटैच हो सके। अल्फ़ा चेन और बीटा चेन ना सेल के साथ अटैच हो जाए, इस चीज़ को कह रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के साथ ना एक और इन्होंने टेल दी हुई है कि ये आपस में अटैच है टेल के ज़रिए, बस इसको ऐसे नाम दे दिया, इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है टेल का, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब जो हमारे TCR रिसेप्टर है ना, इसके फ़ौरन नीचे ना CD3 प्रोटीन है। उसके ना 4 पार्ट्स हैं, एक इसके साथ CD3 है, एक इसके साथ CD3 है, एक यहाँ इसके साथ अल्फ़ा चेन के साथ CD3 लगी हुई है, और एक बाहर CD3, मतलब 4 लगी हुई है इसके इर्द गिर्द। और बिल्कुल उसके साथ हमारा क्या है, ये जो मैंने आपको कोरिस, अब देखो ये अल्फ़ा चेन, ये बीटा चेन, ये हमने ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जिसके साथ ना मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी तो उसको लगाने के लिए ना ऐसे जैसे खंबे नहीं होते उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए, बिल्कुल सेम ऐसे। अब उस ज़मीन के नीचे क्या है कि CD3 प्रोटीन लगी हुई है, और अल्फ़ा चेन के साथ भी CD3 प्रोटीन लगी हुई है, यहाँ भी। अब यहाँ पर क्या होगा, को रिसेप्टर होगा, वो हो सकता है हमारा या वो होगा CD4 होगा या वो होगा CD8, मतलब एक होगा, इन दोनों में से एक। अच्छा, अब ये हमारा को रिसेप्टर हो गया। अब मेन फंक्शन CD3 प्रोटीन का ये आ रहा है, CD3, ये भी CD3, ये भी CD3, ये भी CD3। अब जो इसके नीचे लगी हुई है वो CD3 का जीटा पार्ट है, CD3 प्रोटीन का जीटा पार्ट है। अब इसके ना पार्ट्स होते हैं, अब यहाँ जीटा पार्ट, यहाँ भी जीटा पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, TCR रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। अब मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, जब हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि टी सेल्स पे है, वहाँ हम CD3 प्रोटीन का इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलती हूँ ताकि ना तुम लोग माइंड में रखो, सारा वहीं पढ़ेंगे, एक्सप्लेन वहीं करूँगी मैं सब कुछ। अब ना मैं तुम लोगों को उस चैप्टर पे ज़रा लेके चलती हूँ ताकि तुम लोगों को इसके स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस का पता चले। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, MCQs आता है कि CD3 प्रोटीन आपके B सेल्स के पास होती है या T सेल्स के पास, तुम लोग क्या टिक करोगे। या फिर MCQs आ सकता है हमारे CD4 पॉजिटिव T सेल्स के पास होगी या CD8 पॉजिटिव T सेल्स के, तो आप कहोगे दोनों के पास है, क्योंकि चाहे CD4 हो चाहे CD8 हो, CD3 दोनों के पास है। मतलब ये ऐसी कॉमन प्रोटीन है, ये दोनों के पास है, क्योंकि अल्फ़ा चेन बीटा चेन दोनों के पास है, CD8 के साथ वो अटैच है। अच्छा, अब ना इस CD3 का फंक्शन क्या है, ज़रा ये गौर से सुनना। अब ये जो हमारा यहाँ आके एंटीजन लगेगा, एंटीजन अटैच होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइड, और यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल आता है ना, डेंड्रिटिक सेल अपने MHC2 या फिर MHC1 से, MHC2 या फिर 1 से इसको एक्टिवेट करेगा।
अच्छा, MHC2 या 1 से एक्टिवेट करेगा, और ये मैं MCQs पहले बता चुकी हूँ। अगर उसने एक्टिवेट किया MHC1 से तो वो MHC1 से एक्टिवेट करेगा CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को, और MHC2 से एक्टिवेट करेगा CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। ये भी हम क्लियर हो गए यहाँ तक। उसके बाद जब MHC आके अटैच होगा और एंटीजन इसको दिखाएगा और सिग्नल देगा। अब ना अल्फा और बीटा चेन ना इन्हें अटैच कर लिया एंटीजन को, वो अंदर जो सिग्नल भेजेगा ना वो हमारा CD3 देगा। CD3 ना इसका मतलब उस अंदर न्यूक्लियस को, टी सेल्स के न्यूक्लियस को सिग्नल देगा कि एंटीजन आया है। अब वो सिग्नल कैसे देगा, ये पूरा प्रोसीजर है और UHS का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं कहती हूँ इतना काफ़ी आज के लिए। अभी मैं आप लोगों को बस अगला चैप्टर दिखा दूँ और उसकी इंपॉर्टेंस। अब पहले तो ये देख लो, अल्फ़ा चेन है, बीटा चेन है। अब उसमें क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन क्या है कि जो इसको ना इन दोनों चेन को मेम्ब्रेन के अंदर ना अटैच करने के लिए, जैसे हम ना कोई जैसे हमारे पास ऐसे समझो ये खंबा होता है, खंबे का भी थोड़ा सा पार्ट ऐसे होता है जो ज़मीन में धंसा हुआ होता है, तो ये भी वही बात है ताकि अटैच हो जाए। फिर ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, ये टेल है, इसके साथ CD3 पॉजिटिव लगी हुई है, CD3 प्रोटीन, यहाँ भी CD3 प्रोटीन, ये भी CD3 प्रोटीन लगी हुई है, ये भी CD3 प्रोटीन। साथ में क्या लगा हुआ है, को रिसेप्टर, या वो CD4 होगा या CD8 होगा। सिंपल इज़ डैट, इतना सिंपल हो। अब मैं आप लोगों को ये दिखा दूं एक बार, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बार देख लो। हाँ, अल्फा चेन, बीटा चेन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, वेरी क्लियर हो गए। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ये है, टेल ये है, ये टी सेल की मेम्ब्रेन में अटैच है। अब CD3, ये देखो यहाँ प्रोटीन लगी हुई है CD3, यहाँ भी प्रोटीन, ये भी CD3 है। ये अब ये जो मैंने आपको दिखाई है ना CD3, ये वो वाली है, या वो डेल्टा होगी, एप्सिलॉन होगी या गैमा होगी, ये पार्ट्स हैं CD3 के। लेकिन आपने जो याद रखना है वो CD3 जीटा पार्ट, इसको कहते हैं जीटा पार्ट। जीटा पार्ट से क्या अटैच है, हमारी अल्फा और बीटा चेन अटैच है। ये CD3 प्रोटीन अंदर सिग्नल देगा न्यूक्लियस को कि हमारे पास एंटीजन आया जो कि TCR रिसेप्टर पे लगा हुआ है। इतनी सी बात याद रखनी है। अब वो सिग्नल कैसे देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट UHS का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक बार दिखा देती हूँ अगला चैप्टर, ताकि तुम लोग, हाँ दिस वन, ये देखो यहाँ पर हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर ये पूरी डायग्राम टी सेल्स पे है। ये देखो एक मिनट, ये मैं क्लोज कर लूँ एक बार। हाँ, ये हमारे पास क्या है, DC डेंड्रिटिक सेल आया हुआ है, और ये हमारे पास CD4 पॉजिटिव टी सेल है। क्यों CD4 कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास ये देखो ये छोटा सा रिसेप्टर नज़र आ रहा है CD4, ये देखो छोटा सा रिसेप्टर, ये क्या है, TCR रिसेप्टर है, और इसके नीचे लगी हुई होती है CD3 प्रोटीन। CD3 प्रोटीन अंदर सिग्नल भेजेगी न्यूक्लियस को, यहाँ न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। कैसे सिग्नल देगी, UHS का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ना, मैंने अभी तुम लोग को TCR रिसेप्टर तो पढ़ा दिया, अब मैंने तुम लोग को ये भी बता दिया कि हमारी टी सेल है, चाहे वो CD4 हो चाहे CD8 हो, उन दोनों के पास CD3 प्रोटीन है। साथ में ना एक और प्रोटीन भी याद कर लो, इसके पास CD28 भी होगी, वो हम सिग्नल में मैं आपको बताऊंगी उसका फंक्शन क्या है, लेकिन याद कर लो कि CD28 भी होगी। मतलब 3 उसको 2 से याद कर लो, मतलब एक 3 है और एक हमारे पास 2 से याद कर लो, 28 ऐसे याद कर लो कि एक और प्रोटीन भी होगी, जैसे CD3 है वैसे CD8 है। अब CD28 जो है ना, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं सिर्फ तुम लोग को कह रही हूँ कि तुम लोग माइंड में रखो ये बात, क्योंकि आगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो हम बड़े कंफ्यूज होंगे सिग्नल में। CD28 प्रोटीन भी है, CD3 ये मस्ट होगी, चाहे वो CD4 हो चाहे CD8 हो, उसके पास ये CD28 और CD3 प्रोटीन ज़रूर होगी। बस इतना याद रखो। उसके बाद ये पूरा हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि कैसे CD4 पॉजिटिव को सिग्नल भेज रहा है, क्या हो रहा है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है TCR का सिग्नल CD3 पॉजिटिव अंदर न्यूक्लियस को भेजेगी और न्यूक्लियस को बताएगी कि एंटीजन आया है। और TCR को एक्टिवेट कौन करता है, हमारा डेंड्रिटिक सेल। MHC2 से करेगा तो CD4 को एक्टिवेट करेगा, MHC1 से करेगा तो हमारे CD8 को करेगा। यहाँ तक तो हम इतने क्लियर हो चुके हैं, और मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सारा कुछ पढ़ते हुए, क्योंकि ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। उसके अलावा मैं आपको मज़े की बताती जाऊँ चीज़, यहाँ पर हम जब TCR पढ़ेंगे ना, वहाँ हम 2 सिग्नल पढ़ेंगे, एक सिग्नल 1 एक सिग्नल 2। अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि माइंड में हो। एक मिनट,
एक तो मोबाइल बहुत हिलता है। अच्छा, सिग्नल 1 पढ़ेंगे और सिग्नल 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो सिग्नल 1 होगा ना, ये TCR MHC के साथ अटैच हो रहा है। अब ये जो मैंने आपको प्रोटीन CD28 का बताया ना, ये हम सिग्नल 2 में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी याद कर लो कि टी सेल के पास CD8 प्रोटीन भी होती है। सिंपल। अब हम चलते हैं अपने ही टॉपिक पे, इसको छोड़ दो, इतना ज़्यादा डिटेल काफ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गए हैं हम लोग। अब हम आते हैं टी सेल रिसेप्टर के जीन्स पे। जैसे मैंने आपको इसके जीन्स का बताया था ना, वैसे इसके जीन्स भी पढ़ने हैं। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आता है ना तो ही ये लेक्चर समझ आएगा, मेरा वरना नहीं आएगा। अब ये देखो, ये डायग्राम हमने बेसिकली समझनी है। आप लोगों ने हमेशा बात याद रखना, इम्यूनो को एज अ स्टोरी याद करोगे तो याद रहेगी, एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मारे जाओगे। अच्छा, अब ये इनके जीन्स के बारे में बताने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हाईलाइट करा लेती हूँ कि हमने जैसे वहाँ पर वेरिएबल रीजन देखा था ना, उसमें हाइपर वेरिएबल रीजन की भी बात की थी कि कुछ ऐसा पार्ट होता है वेरिएबल रीजन में भी जो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। उसके अलावा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का मैंने बता दिया है, टेल के बारे में बता दिया है, CD3 प्रोटीन का बताया, और मैंने कहा कि हमारी जो टेल है ना वो आपस में अटैच होगी CD3 के जीटा पार्ट से। उसके अलावा ये भी MCQs बता दिया, ऑल टी सेल्स हैव CD3 प्रोटीन्स इन एसोसिएशन विद TCR, कि सबके पास क्या होगी, CD3 प्रोटीन होगी, जो कि सिग्नलिंग में बहुत हेल्प देगी और क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी हमारे न्यूक्लियस के पास। किस फॉर्म में देगी ये हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बस ये याद रख लो कि टायरोसिन काइनेसिस की फॉर्म में देगी। उसके अलावा मैंने CD28 के बारे में बताया, वो प्रोटीन भी होगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मेंशन की गई है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ सेल्स का बताया, ये हमने सारा कुछ कवर अप कर लिया है, और ये थोड़ा सा पिक्चर है, और ये हमारा वाइंड अप यहाँ तक हो गया। और ये टायरोसिन काइनेज जो बात हुई है ना, ये जो CD3 सिग्नल भेज रहा है ना अंदर एंटीजन का, इन द फॉर्म ऑफ टायरोसिन काइनेज है, इसलिए इसको टायरोसिन काइनेज कहा हुआ है। अब टी सेल रिसेप्टर जीन्स की बात करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये B सेल्स के देखे थे ना, वेट अ मिनट, यस, ये डायग्राम देखी थी और वो ये डायग्राम है, ठीक है। सेम मैंने आपको पहले हैवी चेन पढ़ाई थी, फिर मैंने आपको लाइट चेन दिखाई थी, ठीक है। और हैवी चेन में मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा रिवीजन कर लो, फिर हम टी सेल्स के बारे में समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इसके DNA में जो हैवी चेन है ना, उसके कितने जो है ना पार्ट्स होते हैं। एक तो वेरिएबल रीजन, यहाँ तक वेरिएबल रीजन है, और यहाँ से कांस्टेंट रीजन स्टार्ट होता था। जो वेरिएबल रीजन है उसके कितने जीन्स थे, एक था वेरिएबल V, एक था D डाइवर्स, एक था J ज्वाइनिंग, VDJ था। चाहे वो V1 आए, चाहे V2, कोई भी आ सकता है, D भी चाहे कोई भी आ सकता है, J कोई भी आ सकता है। बस इतना याद रखो कि वेरिएबल रीजन में 3 थे, VDJ, और कांस्टेंट में हमारे पास म्यू, डेल्टा, गैमा, एप्सिलॉन, और ये इनमें से कोई एक आता था। उसके बाद हमने पढ़ी थी लाइट चेन। लाइट चेन में मैंने कहा था सिर्फ डाइवर्स नहीं होता, डाइवर्स हैवी चेन के वेरिएबल में था, इसमें V और J होता था, और यहाँ कैप्पा कांस्टेंट में कैप्पा आता था या लैम्डा आता था। बस इतनी सी बात थी, ये हमारे पास था। हैवी चेन पढ़ी थी, फिर हमने लाइट चेन पढ़ी थी, और उसके क्रोमोसोम का बताया था कि इसका जो हैवी चेन के क्रोमोसोम पे होता है वो क्रोमोसोम 14 पे होता है, और लाइट चेन का मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लाइट चेन के हैं वो हमारा अगर कैप्पा होगा तो वो क्रोमोसोम जो है ना 2 पे होगा, और अगर लैम्डा होगा तो क्रोमोसोम 22 पे। यहाँ तक वेरी क्लियर है, सेम एग्जैक्टली। अब हमने टी सेल्स का पढ़ना है, बहुत मज़े की बात है, बहुत मज़े की। अब टी सेल्स रिसेप्टर का पढ़ना है। टी सेल रिसेप्टर का ये है टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर में 2 चेन्स हैं, एंटीबॉडीज़ में भी 2 चेन्स पढ़ी थी, ठीक है। वो 2 चेन्स कौन सी थी, हैवी और लाइट। हमने पहले हैवी को देखा था, उसका वेरिएबल और कांस्टेंट सेम एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे बी को, क्योंकि मैंने ये बिग से याद कराई है, मैंने कहा था हम इसको पहले देखेंगे, बिग है तो हम बी चेन देखेंगे, और लाइट चेन को आप एज अ अल्फा चेन ले लो, हम अल्फा चेन देखेंगे। इसमें भी वेरिएबल पार्ट है और इसमें भी कांस्टेंट पार्ट है। अब जैसे उसका वेरिएबल पार्ट बना रहा था वी डी और जे से, इधर भी वी डी जे ही होंगे, लेकिन नंबर चेंज है, और कांस्टेंट इसका और है, बता दूंगी इसका। अब लाइट चेन में इसके पास सिर्फ वी और जे होगा, डी नहीं होगा, जैसे उसका था ना, अभी मैंने आपको दिखाया सेम एग्जैक्टली। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ पूरी डायग्राम। ये बुक वाली सेम बनी हुई है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझ लो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने से बेहतर है। इम्यूनो सुनने से आती है और स्टोरी से आती है, ठीक है। अच्छा जी,
अब सबसे पहले हमने क्या बनानी है, बीटा चेन, मतलब हैवी चेन बना रहे हैं, बिग से हैवी, याद रखो हैवी चेन बना रहे हैं। हैवी चेन का वेरिएबल पार्ट पहले बनाते हैं, फिर हम कांस्टेंट पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ना वहाँ पर हमने कांस्टेंट पढ़े थे 5, म्यू, डेल्टा, गैमा, एप्सिलॉन और अल्फ़ा। यहाँ पर हमने कांस्टेंट पढ़ने हैं बीटा चेन के, कांस्टेंट पढ़ने हैं सिर्फ 2, एक बीटा 1 आएगा या बीटा 2 आएगा, बीटा 1 या बीटा 2, बीटा 1 या बीटा 2, सिंपल, और कुछ भी ख़ास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर तुम लोग देखो, मैंने तुम लोग को जब एंटीबॉडी का हैवी चेन पढ़ाई थी, मैंने कांस्टेंट पे 5 बताए थे। मैंने यहाँ कांस्टेंट पे तुम लोगों को बताया कि या बीटा 1 होगी या बीटा 2 होगी, 2 हैं एक आएगा। अच्छा, अब पहले हम वेरिएबल रीजन बनाते हैं। वेरिएबल रीजन में वी है, पहले हमने पढ़ा, ये रहा। इसमें भी जैसे वेरिएबल में वी था ना, वेरिएबल, ठीक है, फिर हमने डाइवर्स पढ़ा और फिर हमने ज्वाइनिंग पढ़ा। सेम एग्जैक्टली इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल, फिर डाइवर्स, ये रहा डाइवर्स, डी से मैं लिख रही हूँ, फिर ज्वाइनिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा वेरिएबल रीजन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इनके नंबर में, इधर थे 45, मतलब लोकस समझ लो, सेगमेंट्स 45, लेकिन इधर है 48, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। अब मतलब हमारे पास जब डीएनए ना बना रहा होगा, टीसीआर बना रहा होगा, तो टीसीआर का जब वेरिएबल रीजन बना रहा होगा, बीटा चेन का वेरिएबल रीजन जब बन रहा होगा, तो डीएनए में V1 से लेकर V48 तक कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम बुक के लिहाज से अगर देखें तो, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ कौन सा उन्होंने लिया है। बच्चों मैं ना इसको कलर करना थोड़ा भूल गई थी, मैंने कहा कर लूँ। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल हमारे सेल ने क्या किया, V1 सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ से D1 सेलेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर ना D1 अटैच है, मतलब ऐसे देखो, यहाँ पर इकट्ठे थे D1, D2, D23, लेकिन यहाँ पर D1 ही आएगा। अगर B1 है तो हमेशा D1 ही आएगा। और यहाँ पर अगर कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट B2 आना है, मतलब इसके 2 कांस्टेंट है, एक B1 एक B2, वहाँ सारे कांस्टेंट इकट्ठे थे, लेकिन अगर यहाँ B2 आ रहा है ना, तो उसके साथ D2 का ज्वाइनिंग आ रहा है और J का भी 2 का आएगा। मतलब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन मेरी बात सुनो, ज़रा गौर से सुनो, फिर समझ आ जाएगी बात। वहाँ पर हमने ना अलग से पढ़ा था वेरिएबल, फिर अलग से डाइवर्स था, अलग से ज्वाइनिंग था, ठीक है। कांस्टेंट का बिल्कुल अलग से राब्ता था, मतलब उसमें इनमें से कोई एक आ सकता था, इनमें से कोई एक आ सकता था, इनमें से कोई भी एक आ सकता था, और कांस्टेंट में से पहले म्यू ने आना था। सिंपल, क्लियर है हम इस मामले में। अब यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल का तो हमें पता है, इनमें से कोई भी आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आ गया हमारे पास V1, ठीक है, V1 आ गया, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ इसमें ना 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट डायरेक्टली ये पूरा अटैच है, यहाँ तो कांस्टेंट अटैच नहीं था। यहाँ अगर B1 ने आना है ना, तो यहाँ से डाइवर्स का भी D1 ही आएगा, और इसमें डाइवर्स के सिर्फ 2 हैं, एक D1 है और एक D2 है। D1 अटैच है CB के, और उसके बाद J1 है, जिसको हम 1 से लेकर 6 तक है, मतलब J1, फिर J2, J3, J4, J5, J6। अब यहाँ J2 की लाइनिंग आ रही है, 1 से लेकर 7 तक है, 1 से लेकर 7, तो मतलब ये एक पूरा जीन है। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रीजन ने आना है B1 ने, तो यहाँ से D1 ही आएगा, D1 आएगा, D2 नहीं आ सकता, D1 आएगा, और इनमें से कोई एक आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम इनमें से ना 4 वाले को ले लेते हैं, यहाँ पर होगा J14, उसको J14 का नाम दिया मैं। उसके बाद आएगा हमारा कांस्टेंट रीजन, जो कि हमारे पास है C-β1। एक मिनट, इसको कलर कैसे करें हम लोग, यस, इससे कलर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, या ये बन सकता है अगर कांस्टेंट रीजन आना है हमारे पास CB2 ने। अभी उसकी बात रहने दो, उसके अलावा ये भी बन सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ने लिया, एक मिनट मैं बना लूँ पहले, अगर हमारी बॉडी ने लिखा यहाँ से V2 ले सकता है, यहाँ से D1 ही आएगा,
यहाँ से D1 ही आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, J में से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं J लास्ट वाले को, J16 को लेते हैं, तो यही आएगा। उसके अलावा क्योंकि कांस्टेंट रीजन कौन सा आ रहा है, C-β1। बस इतनी सी बात आई। ये हमारे पास कांस्टेंट, ये भी बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है, लेकिन डाइवर्स हमारे पास D1 आएगा अगर B1 है, और J भी 1 आएगा अगर कांस्टेंट B1 है। अब सेम एग्जैक्टली क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी चेन बन रही है जिसमें β2 है, वेरिएबल में क्या है, β2। हाँ, थक गई हूँ मैं, मतलब कांस्टेंट में β2 है, तो हमारे पास वेरिएबल रीजन कैसे बनेगा, वही सेम। फॉर एग्जांपल V1 आ गया, उसके बाद यहाँ से D2 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से J2 में से 1 भी आ सकता है, J2 2 भी आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल J2 1 ले लेते हैं, और यहाँ से फिर आएगा, जब यहाँ से डाइवर्स आया ना, तो यहाँ से β2 आएगा। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको ये बात की, यहाँ पर ना कांस्टेंट रीजन अलग से था, कोई भी आ सकता था किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट रीजन अटैच हुआ है J और D के साथ इकट्ठे, J D और कांस्टेंट ऐसे इकट्ठे आ रहा है, तो इस वजह से ना कंफ्यूज हुए हैं। हालांकि ये लोग ऐसे भी कर सकते थे, ये तो अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला इसको ऐसे भी कर सकते थे, C-β1 और 2 को वैसे ही रखें ताकि हम वैसे पढ़ें, ये अल्लाह ताला के काम। अच्छा, इतना कुछ ख़ास नहीं है, ये कांस्टेंट रीजन ये आएगा या ये आएगा, वेरिएबल रीजन ये होता है, ये पार्ट है या ये पार्ट है। वेरिएबल रीजन का होता है, वेरिएबल में वही बात है, डाइवर्स भी वेरिएबल है, डाइवर्स है, जॉइनिंग है। अब वेरिएबल के कितने सेगमेंट हैं, 48, डाइवर्स के कितने हैं, टोटल काउंट करो, एक D1 एक D2, 2 हैं सिर्फ। ये बुक में लिखी हुई है, बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जॉइनिंग, जॉइनिंग में ये 6 यहाँ से हैं जो कि β1 के हैं, और यहाँ से 7 है, यहाँ से 6 हैं और यहाँ से 7 है, और टोटल कितने हो गए जॉइनिंग के, 13। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था 45, यहाँ 48 है, कंपेयर कर लो, यहाँ 23 थे डाइवर्स, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, एक 1 एक 2, और यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 6 अलग हैं, 7 अलग हैं, तो ये हो गए 13। ये हमारे पास थी बीटा चेन का लोकस, ये था हैवी चेन। अभी हम लाइट चेन पे नहीं गए, लाइट चेन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा चेन पे। अब देखो, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अपने बुक से, ओके। अच्छा, ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, बीटा चेन का लोकस है, ये वेरिएबल, ये डाइवर्स, ये जॉइनिंग, ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है सिर्फ, मतलब अब बीटा चेन पर बन रही है ना, उसका कांस्टेंट ये है और ये पूरा वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल ये है। अब कांस्टेंट β1 भी हो सकता है, β2 भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट β2 बनना है तो वेरिएबल में यहाँ से आएंगे जीन्स, बस इतनी सी बात है। यहाँ से V1 आ रहा है, यहाँ से अगर V1 आ रहा है तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट रीजन अगर B1 ने बना है तो यहाँ से D1 आएगा और J14 आया, और उसके बाद ये हमारे पास DNA टेम्पलेट बना, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये DNA है, अब DNA से टेम्पलेट बना, DNA टेम्पलेट बन गया, उसके बाद RNA बनना। RNA में क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम थे, RAG1 और RAG2 में, इसकी मदद से कट हो जाएंगे और यहाँ बन जाएगी मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास जाएगा और वो प्रोटीन बना लेगा। जैसे यहाँ एंटीबॉडीज़ बन रही थी, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे TCR रिसेप्टर बन रहे हैं। बीटा चेन अब बन गई है। देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रीजन β2 आना है, तो β2 ने आना है तो V1 तो कोई भी आ सकता है, V1 2 3 48 तक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 48 तक। अब यहाँ देखो, हमारे पास वेरिएबल रीजन हो गए 48, डाइवर्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं, बुक पे लिख लो। जॉइनिंग हमारे पास 13 हैं, मतलब 6 ये हो गए, 7 ये हो गए जॉइनिंग, बस इतनी सी बात है, और कोई ख़ास नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये डायग्राम UHS की मोस्ट फेवरेट है, नहीं आएगी तो लॉन्ग क्वेश्चन से जाओगे। उसके बाद आ जाते हैं अल्फ़ा चेन। अल्फ़ा चेन क्योंकि हम इसको एज अ लाइट चेन पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था लाइट चेन में आपको याद होगा वेरिएबल रीजन में एक वी होता था और जॉइनिंग होता था, उसमें डाइवर्स नहीं होता था। और उसके बाद क्या आता था, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट अल्फ़ा ही है, इसमें B1 था और B2 था, इसमें अल्फ़ा ही है। अब ज़रा लाइट चेन को देखते हैं। जैसे वहाँ पर हमने लाइट चेन पढ़ी थी ना, ये हमारे B सेल्स की लाइट चेन है और ये D सेल्स की अल्फ़ा चेन है। सॉरी, D सेल्स क्यों कह रही हूँ मैं, T सेल्स की अल्फ़ा चेन है।
अच्छा, जो लाइट चेन थी उसमें 35 थे, इधर हैं 45, 35 45, ये खुद याद कर लेना, बुक में लिखा हुआ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग यहाँ 5 थे या 50 हैं, तुम लोगों ने ऐसे रट्टा लगा लो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 50 हो गए ज्वाइनिंग। और यहाँ कैप्पा या लैम्डा होता था, यहाँ सिर्फ अल्फा है, ठीक है। V1 में से कोई भी आ सकता है, J में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ से कांस्टेंट अल्फा ही आएगा और ये बनेगा, और साथ में ये क्या बन जाएगी, अल्फा चेन बन जाएगी TCR रिसेप्टर की। अब यहाँ देखो, यहाँ 45 लिखा हुआ है वेरिएबल का, ज्वाइनिंग में हमारे पास कितने हैं, 50 तक हैं, ये देखो 50 लिखा हुआ है, और यहाँ से C अल्फा आ रहा है, और ये प्रोटीन बनेगी, यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा और TCR रिसेप्टर बन जाएंगे। सिंपल इज़ दैट। कहानी है, कहानी को कहानी की तरह रखोगे तो मज़ा आएगा, वरना अगर जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ये वही बातें हैं, होप सो तुम लोगों को समझ आ गई होंगी। ये बातें लिखी हुई हैं कि 48 सेगमेंट्स हैं अपने वेरिएबल रीजन के, वो भी बीटा चेन के वेरिएबल। उसके बाद 13 हैं, और ये हमारे पास इंजाइम्स वही वाले हैं, रिकॉम्बिनेज, रैग 1 और रैग 2, इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये क्रोमोसोम याद कर लेना, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है बीटा चेन के जो है ना क्रोमोसोम, और उनकी है जो हमने हैवी चेन पढ़ी थी एंटीबॉडीज़ में। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पर हैवी चेन का आपको याद कराया था, क्रोमोसोम 14 पे है, और इनकी बीटा चेन क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। ये MCQs याद कर लेना। उसके अलावा बस इतना सा था एंटीबॉडीज़ का, और कुछ ख़ास नहीं। ये आगे उन्होंने अल्फ़ा चेन के बारे में बताया है, और ये TCR ये जो है ना, ये बाद में बता दूँगी, बल्कि ये तो आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक बात लिखी हुई है, अनयूज पीसीज ऑफ DNA जिनको कट किया जाता है, वो कौन वो कट किया जाता है, ये MCQs मैं लास्ट में कराऊंगी, इसको अंडरलाइन कर लो, ये मैं एंड में तुम लोगों को ना MCQs कराऊंगी, ये वाला और एक्सरसाइज के एंड में। अब आ जाते हैं हम लोग के, फॉर एग्जांपल TCR रिसेप्टर का स्ट्रक्चर तो बन गया, उसके जीन्स के बारे में पढ़ लिया। अब वो उनकी सिलेक्शन होनी है, मतलब हमने ये पढ़ लिया सबसे पहले प्री टी सेल्स होते हैं, प्री टी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, फिर अब उन्होंने थाइमस में जाना है। अब TCR रिसेप्टर बना हुआ रखा है, उसने लगना है हमारे टी सेल्स के पास, और वो मैच्योर होंगे, तो उनमें हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन होगी और नेगेटिव सिलेक्शन होगी थाइमिक में। जैसे हमने बी सेल्स की पढ़ी थी ना, पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन बोन मैरो में थी, लेकिन इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसके टेस्ट हैं, क्योंकि मैच्योर यहाँ हो रहा है, और तो इसके टेस्ट भी थाइमस में होंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने रजिस्टर पे आ जाता है। और ये डायग्राम, ये UHS की मोस्ट फेवरेट डायग्राम है, इसको स्किप नहीं कर सकते, फेवरेट है। और ये भी समझाती हूँ ये कैसे है डायग्राम, ये भी समझाती हूँ, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। अब हमारा ना टॉपिक क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन पढ़नी है, जैसे हमने बी सेल्स की पढ़ी थी। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, प्री टी सेल्स होंगे। प्री टी सेल्स कहाँ बन रहे हैं, हमारी बोन मैरो में। अब यहाँ से मतलब प्री टी सेल मतलब वो मैच्योर नहीं है, जो टी सेल है ना वो नंगा है ना, उस पर TCR नहीं है, चाहे वो CD4 हो, इसकी अभी डेस्टिनी नहीं है, ये CD4 भी नहीं है, CD8 भी नहीं है, क्योंकि इसके पास TCR ही नहीं है, और TCR के अंदर ही कोफैक्टर होता है। अच्छा, अब ये प्री टी सेल कहाँ जाएगा, थाइमस ग्लैंड में जाएगा। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, थाइमस ग्लैंड हमारे पास जो है ना, जैसे हमने एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था किडनी में, किडनी के ऊपर होता है, उस पर कॉर्टेक्स रीजन होता है और एक मेडुला रीजन होता है। सेम एग्जैक्टली हमारे पास जो थाइमस ग्लैंड है उसमें भी एक कॉर्टेक्स रीजन है और एक मेडुला रीजन होता है, मेडुलरी रीजन होता है, ठीक है। कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं जिसको, और इसको मेडुलरी सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये टी सेल ना यहाँ पर आ गया, टी सेल आ गया थाइमस के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में। अभी ये क्या है, इसको कहेंगे, इसका नाम है डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना इसके पास CD4 है ना इसके पास CD8 है, इसलिए हम इसको डबल नेगेटिव कह रहे हैं। ये सुनने वाली बात है, ठीक है। अब हम इसको कह रहे हैं कि ये डबल नेगेटिव है। अब क्या होगा कि हमारे पास ये इसके ऊपर ना रिसेप्टर लगेंगे दोनों, CD अब है तो दोनों TCR, लेकिन उसके अंदर जो कोर रिसेप्टर है वो डिसाइड कर रहा है, CD4 भी लगेगा और CD8 भी लगेगा, दोनों जो है ना टी सेल पे लग जाएंगे। अब इसका नाम बन गया, ये है हमारे पास डबल पॉजिटिव, इसको कहेंगे डबल पॉजिटिव।
ठीक है, ज़रा सुनने वाली बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर रिसेप्टर तो लग गया, लेकिन अब इसके ऊपर ना एक लगना है। मतलब अगर अब ना ये इसका पॉजिटिव सिलेक्शन है। पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होता है कि पॉजिटिव सिलेक्शन में इसके ऊपर बस रिसेप्टर लगना है, ठीक है। अब दोनों रिसेप्टर लग गए, इसलिए हम इसको डबल पॉजिटिव कह रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव टेस्ट है। जिस टी सेल के ऊपर हमारे TCR लगेगा वही आगे जाएगा, उसका नेगेटिव सिलेक्शन होगा। कहाँ पर सिलेक्शन होगा? मेडुलरी रीजन में। अब जैसे हमने बी सेल्स पढ़ा था ना, अगर आपको बी सेल्स याद है, बी सेल्स, प्री बी सेल्स को हम कब मेच्योर नाइव बी सेल्स कहते थे? जब उसके ऊपर BCR रिसेप्टर लग जाता था। सेम एग्जैक्टली इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव सिलेक्शन में इसके ऊपर रिसेप्टर लग रहा है, दोनों रिसेप्टर लग रहे हैं। ये थी इसकी पॉजिटिव सिलेक्शन। अब जैसे हमने उसकी नेगेटिव सिलेक्शन पढ़ी थी ना, नेगेटिव सिलेक्शन क्या पढ़ी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में? हमने कहा था कि हम उसके सामने अपना एंटीजन लाते हैं। कौन सा एंटीजन? अपनी बॉडी का एंटीजन, सेल्फ एंटीजन लाते हैं। अगर वो हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ हमारा बी सेल BCR रिएक्ट कर गया तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी को नुकसान दे सकता है, हम उसको किल कर देते थे। लेकिन फिर हम उसको एक चांस देते थे। जैसे हम एंटी टेस्ट देने जाते हैं ना, एंटी टेस्ट में ऐसे समझो BCR का लगना, FSC को पास करना, FSC में अच्छे मार्क्स लेना, और डॉक्टर वो बनता है जो सबसे अच्छा हो। हम ऐसे ही T सेल्स और B सेल्स को ना चेक कर रहे होते हैं। अगर हम इसको चेक ना करें, ऑटो इम्यूनिटी हमारे अपने सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम इसको चेक कर रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी से बचाने के लिए। हम इसके सामने एंटीजन लाते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्ट तो नहीं कर रहा। अगर ये रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब नेगेटिव सिलेक्शन भी हो गया, इसका एंटी टेस्ट पास हो गया और ये अब MBBS में एडमिशन होगा, ये डॉक्टर बन जाएगा। अच्छा, सेम एग्जैक्टली हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन है, इसके ऊपर TCR का लगना, CD4 और CD8 दोनों का लग रहा है। अब नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि हम इसके सामने एंटीजन लाते हैं। और अगर आपको याद हो